चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस क्लास 7 और आज हम मिसलेनियस पे काम करेंगे। मिसलेनियस के कुछ कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, पर कुछ क्वेश्चन करने से पहले, कुछ कंसेप्ट को सीखने से पहले हम एक क्वेश्चन मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो आपने करके बताना है। ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ए स्क्वायर प्लस माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 है, ठीक बेटा। आपने करना क्या है, आपने इस क्वेश्चन के अंदर इनवर्स फाइंड करना है। क्या करना है? इनवर्स फाइंड करना है। तो निकाल सकती हैं इसे फटाफट? चलिए फटाफट दिखाइए मुझे जल्दी से, और फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा, यहाँ पर क्या फॉर्म आपके पास गिवन है? गिवन क्या है? इक्वेशन फॉर्म। तो मैंने क्या सिखाया था कि हमारे पास इनवर्स निकालने के तरीके कितने हैं? 3 तरीके हैं। एक इक्वेशन है, दूसरा एलिमेंट्री है, तीसरा मैट्रिक्स। ये बताया था। तो यहाँ पर जो फॉर्म दे रखी है वो किस फॉर्म में दे रखी है? इक्वेशन से। तो आपका यही मैं लॉजिक देखना चाहता कि आप डायरेक्ट लगा क्या रहे हैं। तो यहाँ जो इनवर्स निकालना था ना, वो इक्वेशन पैटर्न से निकालना था, ना कि इनवर्स वाले से। कई बात समझ में? यहाँ पर आप क्या करती? ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 लेती। एक तो पहले प्रूफ करना है इसको, फिर आप क्या करती बेटा, इसमें जब इक्वेशन दे रखी हो तो इक्वेशन फॉर्म में डिफाइन करना है, ठीक है। ओके। प्लस 7i ए इनवर्स इक्वल टू 0 ए इनवर्स। तो बेटा यहाँ पर क्या हो गया? ai 5i प्लस 7 ए इनवर्स 0, और 7 ए इनवर्स क्या हो गया? ये हो गया 5i माइनस ए। तो आप आपके पास ए इनवर्स क्या आ गया? 1/7। क्या आया? 1/7 5i माइनस ए। आपका जो पार्ट निकालना था इसका, वो डायरेक्ट निकल आएगा। 1/7 बाद की बात है। फर्स्ट आप क्या करेंगी? 5, पहला मैट्रिक्स लगा। 5i 5005 माइनस ए इज व्हाट? 3 1 माइनस 1 2 7 है, ठीक। तो ए इनवर्स अब सब्ट्रैक्ट कर लो पहले। तो 5 में से 3 गया बेटा 2 माइनस 1 प्लस 1 और 3, ठीक। तो डिवाइड करने पे क्या होगा बेटा? 2/7 माइनस 1/7 1/7 और 3/7, ठीक है। ये ए इनवर्स है। क्लियर हुई बात? तो ध्यान दीजिएगा कि इक्वेशन देने के बाद आपको इक्वेशन वाली फॉर्म में क्या करना है? इस फॉर्म का यूज करना है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, ओके। अभी जो मैं कराने जा रहा हूँ, मैंने वैसे केस करवा रखा है। रिकॉल एक बार करते हैं, देखते हैं आपको याद है या नहीं है। एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। आप मुझे डायरेक्ट बिना सॉल्व करे पहले बताइए कि आप इसका आंसर बता सकती हैं या नहीं। ये रहा क्वेश्चन। कर लेंगी या नहीं कर पाएंगी? हाँ बेटा, वॉइस नहीं आई आपकी मुझे। आप वही कर रही हैं? एक प्रूव कर सकती हैं? हाँ जी। ये क्वेश्चन किया हुआ क्वेश्चन है। हाँ जी, एमसीक्यू फॉर्म में था ये। एग्जैक्टली जो आपने तीसरी एक्सरसाइज करी थी, तो उसमें मैंने आपको केस करवाए थे, याद है? हाँ जी। उसमें 3 केस करवाए थे। तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसने जो 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक तीसरी एक्सरसाइज में पूछा गया है और मिसलेनियस में पूछा गया है।
चलिए अब एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन है, वो भी मैं चाहूंगा कि आप ही ट्राई करें, क्योंकि आपको ये फॉर्म मालूम है। तो आपको ये वाला पार्ट आपकी स्क्रीन पे देखो, क्वेश्चन है ये रहा। अब ये सेकंड क्वेश्चन, पहला वाला तो आपने कर रखा है ऑलरेडी, कराने की जरूरत नहीं है ना, पक्का श्योर हो? हाँ जी। ये वाला क्वेश्चन जरा हाँ मुझे जी। शो करके दिखाओ, आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपकी रिप्रेजेंटेशन चेक कर लेते हैं, करिए ट्राई। मार्केट में हमने क्या एक्स वाई जेड लिया, और ये मार्केट की कंडीशन थी, और ये हमारे पास फॉर्म है। अब हम इसे आगे कर रहे हैं ना, तो 6,000, 20,000 और 8,000। इसके बाद ये हमारी क्या बन जाएगी बेटा, मैट्रिक्स बन जाएगी। क्या मैट्रिक्स बन जाएगी? एक मैट्रिक्स बन गई। अब हमारे पास जो पहला पार्ट कह रहा है, वो पहला पार्ट में, पहला पार्ट इसी से चालू करता हूँ, ठीक है। उसने पहले पार्ट में कहा कि यूनिट सेल, ठीक है, यूनिट सेल प्राइसेस ऑफ एक्स वाई जेड। ध्यान देना, एक्स वाई जेड दिया हुआ है प्राइस, क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड दे रखा है, और एक्स वाई जेड में क्या लिखा है, 2.5, 1.5 और 1। क्या दिया हुआ है, 2.5, 1.5 और 1। तो यहाँ पर आपके पास कंडीशन क्या आ गई, एग्जामिनर यहाँ कंफ्यूज करने के लिए, पता है आपको क्या कर सकता है, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ एक्स वाई जेड की जगह कोई और भी दे सकता है, ठीक है, आगे पीछे कर सकता है इसको। देखो ये ध्यान रखना, ये एक्स है आपका, ये वाई है, और ये जेड है, ये मार्केट फर्स्ट है और ये मार्केट सेकंड है। तो जब मुझे यहाँ पर उसने सेल्स यूनिट दी है, क्या दे रखी है यहाँ, सेल्स यूनिट, और यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है, ये पार्ट क्या दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है ना बेटा। तो यूनिट को अगर प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सेल्स पता चल जाएगी कि नहीं चलेगी बेटा, पता चल जाएगी। पता चल जाएगी। अब हमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर x, यहाँ y और यहाँ z, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो पहले की रो और फिर कॉलम, रो और कॉलम का यूज होता है ना, तो कॉलम को डिजाइन, अब यहीं पे इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर सकता था, वो z x y दे सकता था। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप प्लेसिंग करोगे, यानी एग्जाम यहाँ बुक में सीधा दे रखा है अलग बात है, पर अगर एग्जामिनर अगर चाहे तो आपको यहाँ कंफ्यूज करने के लिए क्या कर सकता है, इसकी सीक्वेंस आगे पीछे कर सकता है। तो नोट, जो आप पहली मैट्रिक्स ले रहे हो उसकी जो सीक्वेंस होगी, उसी सीक्वेंस में आप इसकी प्लेसिंग करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? आगे। तो ये बात समझ में आ गई कि उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, उसने हमने क्वेश्चन में पूछा है कि भाई ये टोटल ना रेवेन्यू कितना है। रेवेन्यू समझती हो क्या होता है, हाँ जी। टोटल रेवेन्यू समझती हो, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू का मतलब है जो यूनिट्स है, जब उन्हें उनके प्राइस के साथ प्रोडक्ट कर दिया जाएगा तो जितनी भी रिसिप्ट होंगी वो उसकी रेवेन्यू कहलाएगी ना। तो यहाँ पर हमारे हाँ पास जी। यूनिट्स थे और यहाँ उसके प्राइसेस दे रखे थे, अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या होगा, 10,000 इंटू 2.5 कितना हो गया, 25,000। कितना हो गया, 25,000। नेक्स्ट वन 2,000 पॉइंट 1.5 कितना हो गया, बोलो 3,000 ना। 1000। और फिर 18,000 का कितना हुआ, 1 के साथ 18,000 हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अगला क्या है बेटा, 6 से किया तो कितना हो गया, 15,000 हाँ जी। प्लस 30,000 प्लस 8,000। तो ये टोटल क्या आ गई, रेवेन्यू आ गई। इसका रेवेन्यू कितना हो गया, 20 प्लस 20 40 46। और इसका
20, ये 26 हो गया, यस और नो? 26 20, 43 आएगा 43, एक सेकेंड, 25, ये 3000 इसको दिया, 21 हो गया, 21 प्लस ये 46 ही तो, हाँ नहीं, इसे नीचे वाला नीचे वाला 30,000 नहीं, ओहो ठीक ठीक ठीक, 3000 मैंने काउंट कर लिया, 30, 40, 43,000 40, 3 एक 45 तो यही हो गया, 45 प्लस 8 कितना हो गया, 53, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास दो प्राइस है, एक कॉस्ट प्राइस है और एक सेल्स प्राइस है, आपको प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस तो यहाँ पर आप डायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, बी पार्ट जो है इसका, यहाँ पर एक काम कर सकते हैं। इसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, क्या पूछा है, ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है, और गिवन क्या कर रखा है, हमें ना इस बार कॉस्ट प्राइस दे रखा है, क्या लिखा है, कॉस्ट प्राइस ये दे रखा है, ठीक। हमें ये मालूम है, हमें ये मालूम है कि जो प्रॉफिट प्राइस होता है, प्रॉफिट प्राइस होता है, प्रॉफिट प्राइस वो कैसे निकलता है, सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर मैं इसी मैट्रिक्स को क्या करूं, डायरेक्ट 2000, 18,000, 6,000, 20,000 और 8,000 किससे मल्टीप्लाई करूं, प्रॉफिट प्राइस से करूं तो ठीक रहेगा। आप ध्यान देना, यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्या भाई, 2.5 रुपीज सेल प्राइस था, यहाँ कितना है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 2 है, तो हमारे पास प्रॉफिट प्राइस कितना हो गया, 0.50। सेकेंड 1.5 था, यहाँ 1 है, ये भी क्या हो गया, 0.50। और सेम यहाँ 1 था, यहाँ पर 50 पैसा है, कितना हो गया, 0.5। तो हम डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट प्राइस का अलग निकालो और प्रॉफिट प्राइस का अलग निकल, सॉरी सेल प्राइस अलग निकल रखा है, दोनों का डिफरेंस कर दो, बात तो एक ही पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करते हो उसको क्या होगा, 5,000 प्लस 1,000 प्लस 9,000, नेक्स्ट 3,000, 10,000 और 4,000, ठीक बेटा। तो फाइनली क्या आ जाएगा हमारे पास, 15,000 और नीचे बेटा क्या आ गया, 17,000, ठीक। आगे बात समझ में, चलो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन तो मैं नहीं करूंगा, पर ना क्वेश्चन कैसे करना है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्वेश्चन आपने ट्राई करना है, ओके, क्वेश्चन आपने ट्राई करना है। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है, क्वेश्चन। अब उसने कहा कि इस बार मुझे ना एक्स मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है। अब मुझे बताओ कि एक्स मैट्रिक्स आप कैसे निकाल सकती हो, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक कोई भी मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेंगे ए बी सी डी के सामने, मल्टीप्लाई करके फिर इक्वेट कर देंगे तो वो ए बी सी डी की वैल्यू निकल जाएगी। अच्छा तो एक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए,
2 into 2 2 इंटू 2 क्यों? क्योंकि नेक्स्ट वाली मैट्रिक्स का 2 into 3 है, तो अगर 2 into 2 को 2 into 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 2 into 3 आएगा। वेरी गुड, शाबाश, एकदम सही कहा आपने बेटा। हमें पता है ये मैट्रिक्स इसके साथ तभी प्रोडक्ट होगी जब मैट्रिक्स फॉर्म में हो, पहली बात तो हमें ये भी मालूम है यहाँ जो मैट्रिक्स है इसको कैसे निकालते हैं। निकालने का तरीका क्या है इसका? देखो ये कितनी 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 2 3 6। देखो ये मैट्रिक्स है 2/3, ये मैट्रिक्स है 2/3। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैंने क्या सिखाया था कि यहाँ जब प्रोडक्ट करोगी तो यहाँ पर 2 होना चाहिए तभी प्रोडक्ट हो पाएगा। ये दोनों सेम होंगे तभी प्रोडक्ट होगा। फिर हम जो नई मैट्रिक्स बनाते हैं वो पहले की रो और दूसरे की कॉलम से बनाते हैं, इससे और इससे बनाते हैं। तो नया ऑर्डर क्या है 2/3। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पर क्या होगा 2 ही होगा ना। नया ऑर्डर फिर क्या बन गया एक्स का ABCD मान लो इसको। ठीक, आई होप मुझे कराने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट करके निकाल सकते हो वैल्यू, हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 12 है, करना नहीं है वैसे, मतलब छोड़ देना, ये PMI पे ही है, PMI का क्वेश्चन है और इसकी जरूरत नहीं करने की। 13 14 15 दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से एक क्वेश्चन हर बार लगभग पूछा ही जाता है। चलो इस क्वेश्चन को देख ही लेते हैं, पहले फटाफट देखते हैं और फिर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना स्टार्ट कर देंगे। अब आते हैं ये रहा क्वेश्चन, बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका। बताइए क्या आंसर होना चाहिए। आरुषि, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी नहीं आ रही थी, आप बोलो। जीरो मैट्रिक्स, वॉइस आपकी कट रही होता कुछ ना, अब बोलिए। सर अब आवाज आ रही है? अब आ रही है। जीरो मैट्रिक्स, ये आपने मतलब गैस किया है या फिर ऐसी बता रही है, मालूम है? ये डायगोनल और स्क्वायर में तो एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों हो, लेकिन जीरो में तो दोनों हो ही सकता है। एकदम सही है आपका जो गैस है, वो एकदम सही है। क्या है? जीरो मैट्रिक्स। अरे जीरो मैट्रिक ही तो ऐसी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों होल्ड करती है। क्यों? हाँ जी, तो किसका आप बेशक ट्रांसपोज करके देख लो, वो कह रहा सेम ही रहेगा, माइनस भी निकाल के देखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, असम कर दोगे तो भी कोई हाँ जी, फर्क नहीं पड़ेगा उसका। तो इसमें जीरो मैट्रिक्स इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, ये भी पेपर में कई बार आया हुआ है। ठीक है, करिए, ट्राई करिए। ये तो सॉल्व करना पड़ेगा ना? सॉल्व करना पड़ेगा इसको, बिना सॉल्व नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बेटा, ये है अगला क्वेश्चन, दिखाई दे रहा है? थोड़ा जूम कर दीजिए। बड़ा कर दूं? हाँ जी, एक सेकंड, वो ठीक है। हाँ जी।
AB dash and BA dash are both defined मतलब क्या बेटा? AB dash and B dash A are both defined मतलब डिफाइंड मतलब बोथ कैन बी प्रोडक्ट, यानी ए बी डॉट के साथ यानी बी ट्रांसपोज के साथ प्रोडक्ट हो रहा है और ये बी ट्रांसपोज ए के साथ प्रोडक्ट हो रहा है, ये पॉसिबल है। अगर ऐसा होता है तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। ओके ए और बी की बात करें, ए और बी ट्रांसपोज। ए तो आपका ऑर्डर क्या दे रखा है? ए का ऑर्डर क्या है बेटा? M into N कह रहा है A is a matrix of order m into n and B is a matrix। एक सेकंड चेक कर लेते, क्वेश्चन सही है ना? ओके यस। अब क्लियर बात ये है कि ये डिफाइन है तो A is a matrix of order m into n and B is a matrix such that कि भी इस तरह से डिजाइन कर रखा है कि इसका उसके साथ प्रोडक्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट क्या होगा? ध्यान दो, जो बी ट्रांसपोज है, ध्यान रखना, वो क्या होगा? n इंटू एम होगा, n इंटू एम होगा ना। तो अगर n इंटू एम होगा तो मुझे बी मैट्रिक्स बताना है। क्या बताना है? बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स क्या होगा? देखो इसका प्रोडक्ट तो m इंटू एम हो गया, और उसने मुझसे क्या पूछा है? उसने पूछा है बी। ये देखो उसने पूछा है कि बी क्या होगा। मैंने तो इसके हिसाब से देखा ना, ए बी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज इंटू ए। तो अभी ए का यहाँ पर क्या हो गया? m इंटू एन है, तो बी ट्रांसपोज यहाँ पर क्या हो गया? m। अब आगे वाली वैल्यू क्या होगी? n। अब दोनों में वेरीफाई कर गया, यस दिस इज करेक्ट। और मुझे बताना ये नहीं है कि बी ट्रांसपोज क्या है, मुझे तो बताना ये है कि दोनों में क्या बी क्या है। तो बी बेटा यहाँ पर क्या होगा? M into N हाँ, इन दोनों से क्या मिल रहा है? m इंटू एन मिल रहा है, इससे भी m इंटू, इससे n इंटू एन मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों क्या डिफाइन तो है, पर यहाँ पर जो b आ गया वो क्या हो गया? इसका रिवर्स ना। आपका ऑप्शन ये होगा बेटा, m इंटू एम नहीं। क्लियर है? ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। एक सिंपल सा क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ठीक है, जो सेकंडों में हो जाना चाहिए आपसे। और मैं जानबूझ कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आते नजर आए तो आपको अजीब ना लगे। ये रहा क्वेश्चन, अब बताइए इनमें से क्या आंसर होना चाहिए? ये जो इनवर्स है तो जी बेटा, ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ना। अच्छा एक मिनट, मैं ना प्रॉपर्टीज दो तीन प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, वो देख लो। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये पाई बाई 2 होता है। क्यों होता है ये पढ़ाऊंगा बाद में, ठीक है। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स,
x ये होता है पाई बाई 2 और sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x ये भी होता है पाई बाई 2। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक, आप बताओ क्या होना चाहिए। इसमें तो माइनस भी है, तो कॉट इनवर्स माइनस टैन इनवर्स क्या होगा? क्या बेटा? कॉट इनवर्स माइनस टैन इनवर्स के लिए भी सेम ही रहेगा, पाई बाई 2। माइनस में नहीं, प्लस में बेटा, प्लस tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स पाई बाई 2। नहीं हुआ? आपके पास ये प्रॉपर्टी तो लिखी हुई थी ना बेटा, अगर वो a माइनस बी करवा रहा है आपसे तो दोनों में से पहले 1 बाई पार बाहर निकालें, 1 बाई पाई बाहर निकालें। यस और नो? हाँ जी। अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये माइनस का है और वो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो प्लस का हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स पाई और कॉस इनवर्स एक्स पाई। यस और नो? हाँ जी। उसके बाद ये दोनों सेम है और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, जीरो नहीं हो जाएगा? हाँ जी। सेम है, ये भी जीरो हो जाएगा। हाँ जी। अब जरा इसको करते हैं, तो कॉट इनवर्स एक्स पाई प्लस, देखो माइनस का है पर बाहर माइनस का साइन है तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस टेन इनवर्स पाई एक्स। अब अगर दोनों के एंगल सेम है तो अभी क्या सिखाया था आपको मैंने कि दोनों के एंगल पाई बाई सेम 2। हो तो क्या होगा? पाई बाई 2। अगर ये पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 2 है, तो फाइनली बाहर निकल के पाई पाई बाई 2 बाहर निकल आएगा तो क्या होगा? 1 हाँ बाई जी। 2 और ये 1 0 0 1। तो फाइनली क्या हो गया? 1 बाई 2 आई नहीं हो गया, यानी हाँ जी। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। यस और हाँ नो? जी। हाँ जी। आगे बात समझे? हाँ जी। वेरी गुड। अब मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी क्वेश्चन की कराने की जरूरत है, पर फिर भी एक छोटा सा एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ और फिर आज होमवर्क देता हूँ आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो और मुझे बताओ कि कैसे करेंगे आप। क्या है इसकी वैल्यू? आपको ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आता है, बहुत शॉर्ट में आता है, पर वही है कि अब क्वेश्चन को ना डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में ना देकर इस तरीके से लिख दिया तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बताओ कि ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है? हाँ जी। आ रहा है समझ। अच्छा, हो गया? इसमें तो नन ऑफ दीज। इसका फॉर्मेट बन पा रहा है आपसे? ये क्या हाँ दिया जी हुआ है? बन रहा है।
क्या है बताओ? पहली तो ये 0 बात, 1 1। ये 2x2 मैट्रिक्स से एक बात क्लियर होगी, है ना? हाँ जी। A11, A12, A21, A2, इज इट ओके? हाँ जी। अब बेटा जी क्या बोला गया उसने कहा Aij 1 होगा। कब? जब दोनों सेम ना हो। नहीं होंगे। तो जब दोनों सेम ना हो तो कहां पर होगा? यहाँ पर 1 होगा, A1 यहाँ पर 1 होगा। और जब सेम होंगे तो यानी 1 1 2 2 की बात कर रहा है, यहाँ 0 होगा। यही बना था आपका? हाँ जी। गुड। अगर यही बना था तो उसने हमें कहा कि ये हमारा ए मैट्रिक्स है और हमें क्या चाहिए? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा? ए इंटू ए होगा। यस और नो? हाँ ध्यान जी। रखना, ये आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं है, इसे हाँ जी। आइडेंटिटी तरह ट्रीट नहीं करना है। अगर आप इसका प्रोडक्ट करती हो तो क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 हाँ प्लस जी। 1 और 0 प्लस 0, फिर हाँ जी। 0 प्लस 0 और फिर 1 प्लस 0। 0। फाइनली क्या आ गया? आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। ठीक है, हाँ यानी जी। द फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। इज इट ओके? हाँ जी। अब ध्यान से सुनो, आपका होमवर्क बेटा क्या है? आपने एनसीईआरटी कर ली और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कर ली है चैप्टर नंबर 3 की। यानी जो मुझे मेन फैक्ट नजर आ रहे थे, जो मुझे लग रहा था कि जो क्वेश्चन में दिक्कत करेंगे, तो वो मैंने आपको करवा दिया है। फिर भी अब आपका होमवर्क क्या है? एक सेकंड, स्टॉप कर देता हूं।